छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम हमारे दर्शकों के सवाल एड्रेस करने की कोशिश करते हो, स्पेशली वो जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं। अगर आप भी हमारे प्राइम मेंबर नहीं हैं तो कुछ नहीं करना है आपको, हमारे किसी भी वीडियो पर आइए, ज्वाइन बटन आपको दिखेगा। जब आप ज्वाइन बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास 3 विकल्प आएंगे, जिसमें हमारे 3 प्लान्स हैं, इनको आप चुन सकते हैं। और इसमें इकॉनमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी ऑप्शन आपके सामने है। अपनी सुविधा, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप इन प्लान्स को चुन के प्राइम मेंबर बन जाइए। फिर हमारी आपके साथ एक कमिटमेंट है कि आपके सवाल, जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवाल हम पहले लेंगे। और अभिषेक सिंगला जी का सवाल मेरे सामने कह रहे हैं कि मेरे पास जीएम ब्रिवरीज के 750 शेयर हैं 1070 रुपये के रेट पर, दिसंबर तक का टारगेट चाहिए महेश सर इनको। देखिए, स्टॉक्स जो है काफी बढ़िया सिलेक्शन है, तो मेरे हिसाब से अगर ये टाइम जो एग्जैक्ट, क्योंकि इक्विटी मार्केट ऐसा है कि टाइमिंग को जज करना थोड़ा इजी नहीं रहता है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रिफर्ड करें लॉन्गर टर्म, 12 महीने का होराइजन रखें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी अपसाइड थोड़ी और ज्यादा भी बढ़ सकती है। तो ये होल्ड करने की सलाह रहेगी, थोड़ा लंबा नजरिया रखें, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ओके। वरुण सर, सुशील जी आपको याद होगा, हमारे एक प्राइम मेंबर हैं, लगातार इनके सवाल आते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी फॉलो करते हैं। इन्होंने शुक्रिया किया है, कह रहे हैं कि गरवारे हाईटेक पर आपने या फिर अरुण जी किसी एक को ये कह रहे हैं कि आपने कहा था कि आप बने रहिए। 6800 के टारगेट के लिए इन्होंने चुना था। मेरी आपसे या अरुण जी से बातचीत हुई थी, कह रहे थे कि 6800 का टारगेट बोला गया था और मैं बना रहा और मुझे वो टारगेट अचीव हुए भी हैं। तो शुक्रिया कर रहे हैं सर, थैंक यू बोल रहे हैं आपको। आई थिंक अरुण जी ने बताया था संदीप जी। अच्छा, अभी क्या करना है इसमें? टारगेट तो आगे हैं जी, यहाँ पर देखिए अभी भी स्टॉक मोमेंटम में संदीप जी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी जो रैली है हो रही है। ओवरबॉट जोन में भी अभी शायद अभी नहीं है स्टॉक, तो यहाँ पर एक ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करके चल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन 6400 के अराउंड एक अच्छा बेस है, और वहाँ से एक ब्रेकआउट आया था जो छोटे टाइम फ्रेम है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी मोमेंटम में और करीबन 4100 से चला है, और स्टॉक करीबन 7000 के अराउंड यहाँ पर पहुंच चुका है। तो अगर पार्शियल प्रॉफिट बुक करने हो तो यहाँ पर करके चल सकते हैं, और अगर थोड़ा सा आपको 50% बचा के रखना है, 6400 का एक ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है। महेश सर, लीला पैलेस को देखिए, जिसे हम स्लॉस बैंगलोर के नाम से भी जानते हैं। ये श्रवण सिंह जी हमारे प्राइम मेंबर कह रहे हैं कि इसमें आईपीओ बेस ब्रेकआउट हुआ है क्या? तो अगर हुआ है तो क्या फ्रेश बाय कर सकते हैं? आज अच्छा चल रहा है सर, 5.25% ऊपर है। और दूसरा वेल्सपन एंटरप्राइजेस, क्या इसमें ये ब्रेकआउट के वर्ज पर है, इसमें क्या प्रीएम्प्टिव बाय की जा सकती है? ये दोनों स्टॉक्स काफी बढ़िया है, वेल प्लेस्ड है। ऑटो लीला की बात करें तो मेरे हिसाब से 457-58 के करीब करीब स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर साइड में रेंज देखेंगे तो 498, और 498 से ऊपर निकलते हैं तो 520-25 की रेंज अपने को दिखा सकता है। तो ये वेल प्लेस्ड है और मोमेंटम भी सपोर्टिव है। तो मेरे हिसाब से लोअर का एक स्टॉप लॉस रख के इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। बात करेंगे वेल स्टोन एंटरप्राइज की, तो इसको अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा ऑर्डर मिला था। तो उस दिन शायद मोमेंटम इतना क्रिएट नहीं हुआ था, लेकिन अभी जैसे जैसे आगे बढ़ा है, कुछ दिन टाइम निकला है, उसके बाद में ये वापस से वो मोमेंटम में आया है। तो मेरे हिसाब से काफी वेल इसमें लिविंग नहीं, वेल इसमें इंटरप्राइज शायद इन्होंने बोला है। एंटरप्राइजेस सर, एंटरप्राइजेस। यस, तो वो उसको कुछ दिन पहले एक बड़ा ऑर्डर मिला था मेरे हिसाब से, तो वो उस दिन मोमेंटम में नहीं आया था, अभी मोमेंटम है। इसको भी प्रिफर्ड है कि ऑर्डर बुक का जो ऑर्डर का जो साइज था वो मार्केट कैप के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे तो काफी अट्रैक्टिव था। मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स होल्ड करना चाहिए। मीडियम टू लॉन्गर टर्म अगर आप होल्ड करते हैं, 548 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए अगर ट्रेडर है तो। और अगर इन्वेस्टर है तो मीडियम टू लॉन्गर टर्म होल्ड करें, 620 625 ये विजिबल है शॉर्टर टाइम। और लॉन्ग टर्म अगर टारगेट रखेंगे तो 650 से 700 तक की भी रेंज आराम से दिखा सकता है। ठीक है। ममराज सैन जी हमारे प्राइम मेंबर हैं। वरुण सर ये कह रहे हैं कि HFCL और ऐड करना है क्या? 500 शेयर इनके पास ऑलरेडी हैं 136 रुपये के प्राइस पर, बढ़िया लेवल पर लिया हुआ है सर। दूसरा, पारस डिफेंस कह रहे हैं कि 35 शेयर हैं 727 रुपये के रेट पर। सर बहुत पहले बहुत अच्छे लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है, पूछ रहे हैं कि क्या और ऐड करना है या लूज साइड? अब प्रॉफिट बुकिंग के लिए पूछ रहे हैं, समझ नहीं आ रही इनका सवाल, थोड़ा सा आई थिंक टाइपो हो गया इसमें। और एक इनके पास EMIL इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स भी है, MICL कह रहे हैं कि इस पर भी अपडेट चाहिए। तो आई थिंक 3-4 स्टॉक्स हो गए इनके, थोड़ा सा इनके लिखने में आई थिंक इधर उधर हो गया। HFCL मुझे समझ आ गया, एक पारस डिफेंस समझ आ गया, एक इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग समझ आ गया। बड़े अच्छे लेवल पर लिए हैं सर HFCL और पारस डिफेंस दोनों ही। कल जब हमारी बात हो रही थी आप कह रहे थे कि पारस डिफेंस से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 1400 के आसपास आ गया सर, हमने 11 1150 तक की बात की थी।
जी बिल्कुल। पारस में तो देखिए संदीप जी, मेरी ये राय रहेगी एक बार प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। अगर आपका लंबा नजरिया है तो कोई गिरावट आती है करीबन 11-1150 के आसपास, तो वापस ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा आप प्ले कर सकते हो, थोड़ा टाइमिंग कर सकते हो, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके वापस 11-1150 में आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक आप देखेंगे तो करीबन 70% के अराउंड चल चुका है सिर्फ 19 दिनों में। तो यहाँ पर एक ओवरबॉट जोन में, और वहाँ से थोड़ा एक करेक्शन आ सकता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। अच्छा, HFCL की अगर बात कर। सॉरी जी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता सर कि पारस डिफेंस में बने रहें क्योंकि रैली चल रही है, मोमेंटम चल रहा है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे चलते चलें? संदीप जी देखिए, यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल भी कर सकते हैं, बट स्टॉक इतना फास्ट चला है कि यहाँ पर जो सपोर्ट है, आपका जो बेस सपोर्ट है करीबन 1077 के अराउंड ही आ रहा है। नहीं तो यहाँ पर कोई शॉर्ट टर्म कोई सपोर्ट ही नहीं है। और काफ़ी बड़ी एक रैली हो चुकी है, इसकी वजह से यहाँ पर कोई शॉर्ट टर्म सपोर्ट अगर आपको करना है तो जो हायर है, हाई लो का पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ पर कल का जो लो है 1276, उसका कल अगर प्रीवियस डे का लो नीचे जाता है और वहाँ पर क्लोज मिलता है, तो एक बार स्टॉप लॉस करके आप ट्रेलिंग एसएल मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग सर और HFCL? जी, HFCL में देखिए वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी रैली थी, करीबन 70-75 के जोन से यहाँ पर 200 के जोन मिले थे। उसके बाद एक शार्प करेक्शन हमें देखने को मिला। अब फिर से यहाँ पर स्टॉक अप ट्रेंड में है, करीबन 5% के आई थिंक अप सर्किट पर है। अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट है, जब तक यहाँ पर आप देखेंगे तो हाई 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 लो के यहाँ पर पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर करीबन 240 तक के टारगेट बन सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने एक अच्छा करेक्शन दिया है और वहाँ से एक रिवर्सल आया है, तो यहाँ पर बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पर आप 195 का एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। नहीं, नई फ्रेश और ऐड, खरीदारी की मैं। हाँ और ऐड हाँ करें नहीं करें, सवाल सर इनका ये है, इनके पास हाँ 136 पे पहले ही है। जी, तो मेरी अभी फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। अगर आपके पास जो पोजीशन है उसको आप ट्रेल करते जाइए, क्योंकि स्टॉक वैसे भी आप देखेंगे तो मंथली एंड वीकली चार्ट पर काफ़ी ओवरबॉट है, और करीबन 3 महीने से लगातार आप देखेंगे तो स्टॉक में एक अपमूव चल रहा है, तो मंथली एंड वीकली चार्ट पर एक ओवरबॉट जोन में, तो वहाँ पर एक करेक्शन आ सकती है, या स्टॉक कंसोलिडेशन में जा सकता है। एक टाइट रेंज बनाता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तब हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर आप चलती ट्रेंड में चढ़ेंगे तो यहाँ पर गिरने की संभावना है, तो जो स्टॉक आपके पास पोजीशन है वो आप संभाल के रख सकते हैं। जिस सीट पर इलेक्ट्रोस्टील बैठे कास्ट की हैं, अगर। जिस सीट पर बैठे जी हैं बैठे रहें, चलती चढ़ने की कोशिश ना करें। जी बिल्कुल। क्योंकि सर देखिए काफी सारे स्टॉक्स में एक बड़ी मोमेंटम है, और बेस ब्रेकआउट के बाद अगर आप एंट्री करते हैं, जैसे पारस की अगर बात करें, या अगर हमने प्रीमियर एक्सप्लोसिव की बात करी थी, एक बेस ब्रेकआउट के बाद अगर आप यहाँ पर आप एंट्री लेते हैं, तो आपके पास एक स्टॉप लॉस, एक रिस्क रिवॉर्ड वाला स्टॉप लॉस या फेवरेबल रिस्क होता है। अगर चलते ट्रेंड में चढ़ेंगे तो यहाँ पर कोई रिस्क मैनेज नहीं कर पाएंगे, और फिर ये स्टॉक्स काफी बार लोअर सर्किट्स में चलते हैं, तो आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, परफेक्ट है। महेश सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस पे क्या करें? रिलायंस इंडस्ट्रीज आज एजीएम होने वाली सर, 49th एजीएम है, दोपहर को 2 बजे शुरू होगी ये। बिरला मातोश्री, हम सब जानते हैं इसका वेन्यू, कई सालों से वही वेन्यू पर ये होता है प्रोग्राम। और इस बार जो एक्सपेक्टेशन है सर वो काफ़ी ज़्यादा है, हमेशा रहती हैं वैसे तो, लेकिन इस बार की एजीएम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वैसे तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं 3 बड़ी एक्सपेक्टेशंस आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली और फोरमोस्ट जो कि हर कोई सुनना चाहता है, वो जियो का जो आईपीओ आने वाला है, उसको लेकर क्या अपडेट है, उसको लेकर क्या रोड मैप है। क्योंकि Q4 के जब रिजल्ट्स आए थे ना, तो कंपनी ने कहा था, या मुकेश अंबानी साहब ने कहा था कि हम इसकी लिस्टिंग की तरफ धीरे धीरे स्टेडीली एडवांस कर रहे हैं, यानी कि हम धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ रहे हैं। 3 चीज़ों में एक एक करके डिस्कस करता हूं, तो उसको लेकर एक क्लियर टाइमलाइन अगर आता है, कुछ पोटेंशियल माइलस्टोन्स आते हैं ना, तो वो शायद बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। आपके हिसाब से सर यही सबसे बड़ा फैक्टर है? इसके अलावा मैं और चीज़ें डिस्कस करता हूँ। ये जियो के हिसाब से, रिलायंस के हिसाब से बात करेंगे तो वैल्यूएशन के हिसाब से तो काफी अट्रैक्टिव है, ये तो लॉन्गर टर्म में सबको पता है। हम्म। अब बात करेंगे कि जियो का जो आईपीओ आने वाला है, तो इसकी जो कॉर्पस साइज है वो 2.5% के करीब करीब फ्लोटिंग है। तो ये फ्लोटिंग जो है, इसके कारण से क्या है कि इसका जो होल्डिंग डिस्काउंट है वो उसको ज्यादा इम्पेक्ट नहीं करेगा। तो वो एक चीज अगर कोई नेगेटिव सोचते भी है तो साइड लाइन हो जाएगी, वो ट्रिगर एक पॉजिटिव में आएगा, वैल्यू अनलॉकिंग में बनेगा, और मेरे हिसाब से वो पॉजिटिव चीज है। दूसरा जो आपने बैटरी और इसका बताया, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और टेक्निकल सेटअप की भी बात करेंगे तो ये अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में 1280-82 के बाद में ये कंटिन्यू अपसाइड हुआ, और आज भी इसने एक सेटअप बताया 1338 के करीब करीब मेंटेन किया, उसके बाद में वापस से थोड़ा लोअर साइड है। तो टेक्निकल सेटअप भी पॉजिटिव है अभी तक। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे किसी को काम करना है तो स्टॉप लॉस के साथ में 1308 का एक स्टॉप लॉस रखे, और ये 1338 के ऊपर अगर मेंटेन करता है
तो फिर 1360 से 1375 ये रेंज अपने आप में ऑटोमेटिक आ सकती है। तो मुझे लगता है ये अभी वेट कर ले, शायद एजीएम के अंदर कुछ अच्छे अनाउंसमेंट हो तब इनको ट्रिगर मिल जाए। तो यहाँ से व्यू पॉजिटिव है, मीडियम टू लॉन्गर टर्म तो व्यू पॉजिटिव ही है। बट टेक्निकल सेटअप के हिसाब से अगर कोई ट्रेडिंग करता रहे तो 1308 का स्टॉप लॉस, अपर साइड में 1360 से 1375। 1360 1375 के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, एक अनाउंसमेंट जैसे आपने कहा सर, सोलर और बैटरी प्रोजेक्ट्स इनको लेकर भी हो सकती है, क्योंकि इनका जो न्यू एनर्जी बिजनेस है वहाँ पर पिछले कुछ समय में बहुत भारी पैमाने पे इन्होंने निवेश किया है, और उसको लेकर क्या अपडेट्स आते हैं इस एजीएम में वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि नया जो ग्रोथ फेज़ है, जो नए ग्रोथ के ट्रिगर्स हैं वो बाजार तलाश कर रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए कहाँ से आएंगे। क्योंकि जो नए बिजनेसेस हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेसेस, जिसमें आप एनर्जी बिजनेस है, जिसे हम O2C बिजनेस भी कहते हैं, ऑयल टू केमिकल बिजनेस, उसके बजाय ये जो नए बिजनेसेस हैं, चाहे वो जियो हुआ, रिटेल हुआ, या फिर आपका एनर्जी बिजनेस हुआ, न्यू एनर्जी बिजनेस हुआ, इनमें ज़्यादा पैसा लगा है पिछले एक दशक में, और वहाँ से क्या नई ग्रोथ आएगी, इसी को बाजार दरअसल सुनना भी चाहता है। और जो कैपिटल एलोकेशन, जो इनका क्षमता विस्तार खर्च है, वो किस तरह से इस बार एलोकेट किया जाएगा, किन बिजनेसेस पे ज़्यादा फोकस होगा, और न्यू एनर्जी जो बिजनेस हैं उनके कुछ प्रोजेक्ट्स स्ट्रीमलाइन होने हैं इस साल में, यानी कि 2026 में, उनको लेकर क्या अपडेट आता है, ये कुछ चीज़ें जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। वरुण जी, आपके हिसाब से भी अच्छी खरीदारी का मौका है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में? जी। देखिए संदीप जी, रिलायंस का अगर हम बात करें तो दो पार्ट में आंसर रहता है। टेक्निकली अभी भी देखेंगे तो एक काफ़ी लोअर लेवल से एक पुल बैक है, अपने वीकली 200 पर कई बार सपोर्ट्स लिया है। इस बार भी आप देखेंगे तो वहीं पे सपोर्ट लेके यहाँ पर एक टेक्निकल बाउंस है, और एजीएम के पहले अमूमन यहाँ पर एक खरीदारी देखने को मिलती है। एजीएम के बाद यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, हालांकि एक ओवरसोल्ड जोन में है। वहाँ से आप देखेंगे तो जो हमने अभी बात की, वहाँ पर कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है। अब इन्वेस्टर आप देखेंगे वहाँ पर वैल्यूएशन की नहीं है, विजन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टर की जो कॉन्क्रीट एक टाइमलाइन चाहिए, जियो आईपीओ कब आ रहा है, सबसे जो एक वेटेड आईपीओ है रिलायंस रिटेल का, वहाँ पर क्या हो रहा है। अब आप देखिए रिलायंस को अब हम ऐसे नहीं देख रहे कि एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, अब डेटा सेंटर, एआई, टेलीकॉम, तो एक एनर्जी कंपनी कंपनी बन के उभर के आ रही है। और जैसे आपने बताया अभी कि एक एनर्जी बिजनेस में काफ़ी बड़ा उनका एक निवेश है, सोलर गीगा फैक्ट्री कर रहे हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्लीन हाइड्रोजन में उनका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। तो वहाँ पर क्या एक आउटकम निकल के आ रहा है, वहाँ पर मार्केट की नज़र रहेगी। और जैसे हमने बात की, रिलायंस जो एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ऑयल कंपनी से बढ़कर अब एक एनर्जी कंपनी बन रही है। साथ ही में आप देखेंगे तो O2C बिजनेस जो आपने अभी बात किया, तो एआई और जियो की बात तो चल रही है, बट O2C बिजनेस अभी भी आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा कैश जनरेट करता है। तो वहाँ पर रिफाइनिंग मार्जिन क्या रहेंगे, पेट्रोकेमिकल आउटलुक क्या है, या ग्लोबल डिमांड क्या है, वो भी यहाँ पर एक आउटलुक रहेगा। और एआई एक फ्यूचर है, बट O2C जो बिजनेस है वो उनका अभी भी एक कैश काउ है। साथ ही में टेलीकॉम जो सेक्टर है उनका निवेश जो है वहाँ पर मैच्योरिटी आ चुकी है। अब रिटेल पर क्या करेंगे, साथ ही में एआई प्लस एनर्जी प्लस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका एक मार्केट पर कमेंट्री रहेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट अब यहाँ पर वॉच कर रहा है, और अगले 2 to 3 years का क्या ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहेगा, उस हिसाब से भी मार्केट यहाँ पर इवेल्युएट करेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। और आज का अगर मार्केट देखे तो आई थिंक दो हिस्सों में बटेगा। पहला हाफ तो आईटी ने ले लिया, जो वहाँ पर एक बड़ी डाउन मूव है। सेकंड हाफ में 2 o'clock के बाद रिलायंस की एजीएम है, वहाँ पर अगर मार्केट के लिए कोई अच्छी खबर निकलती है तो यहाँ पर हमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, एक शॉर्ट कवरिंग रैलिंग अगर अच्छे ऐलान आरएल की एजीएम में देखने को मिलते हैं। हालांकि एजीएम के बाद हम देखते हैं कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, जैसे वरुण जी बता रहे हैं, स्टॉक में ज़रूर देखने को मिलती है। अच्छा, इसके अलावा अब एचडीएफसी बैंक, इस पर भी नज़र डालना इंपॉर्टेंट है। केके मिस्त्री साहब का जो कार्यकाल है उसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, 18 सितंबर 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। अंतरिम तौर पे इनको पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन अब इसको एक्सटेंशन दे दी गई है, और 5 अगस्त को बैंक की एजीएम भी होने वाली है। सर, एचडीएफसी बैंक, महेश सर, आरआईएल के साथ साथ क्या यहाँ से भी कुछ सपोर्ट आने की उम्मीद है? ये खबर राहत वाली है 3 महीने के लिए, सही? देखिए एचडीएफसी बैंक का सेटअप देखेंगे तो 745 से कल 800 तक की रेंज इसने बताई, उसके बाद में थोड़ी सी हल्की प्रॉफिट बुकिंग अपने को देखने को मिली। हमने भी हमारे इन्वेस्टर को 745 750 की रेंज में बाइंग करने की सलाह दी थी। तो ये थोड़ा सा सेटअप जो है, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन का सेटअप हो सकता है कि नीचे में 774 या 770 या 768 की रेंज वापस दिखाए अपने को, और उसके बाद में वापस से मूव होता हुआ दिखाई दे। ये न्यूज जो है मेरे हिसाब से इतना शायद पॉजिटिव के मार्केट नहीं ले रहा है उसको, और ना ही इसको लेना चाहिए, क्योंकि एक्सटेंशन से ज्यादा नया जो चेहरा है उसके ऊपर मार्केट का फोकस है। तो अगर वो कोई नए चेहरे का अनाउंसमेंट इनकेस आता है
तो फिर वहां पे मार्केट का रिएक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी मार्केट को लगेगा नए चेहरे के हिसाब से आ सकता है। ठीक है वरुण जी, मेरी आपसे आईटी स्टॉक्स को लेकर पहले भी बातचीत हुई है, 3-4 नाम आपने लगातार मेंशन किए हैं। अब एक और बड़ा फॉल आ गया। अब आईटी का खुद का कारण नहीं है, लेकिन एक्सेंचर के जो नतीजे आए Q3 के वो डिसअपॉइंटिंग रहे। गाइडेंस ने और भी ज़्यादा निराशा पैदा कर दी यहाँ पर, जिस वजह से कल इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर्स में हमने भारी गिरावट बनती हुई दिखी। अगर आप एक्सेंचर के नंबर्स देखेंगे तो रेवेन्यू में 5.6% की ग्रोथ थी, $18.7 बिलियन का नंबर आया, $18.76 बिलियन का एक्सपेक्टेशन था। बुकिंग्स गिरी हैं और जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है 1 से 5% का Q4 के लिए, वो भी थोड़ा सा नीचे रह गया जो बाजार का एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से। पूरे साल के लिए भी जो गाइडेंस पहले 4 से 5% का था रेवेन्यू ग्रोथ का, उसे अब ट्रिम करके 3 to 4% किया गया, यानी कि लोअर और हायर एंड ऑफ द गाइडेंस बैंड दोनों को ही 1% नीचे की ओर ट्वीक किया गया है। तो इस वजह से आज आईटी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट बनी है। तो ये पहले वाला जो आपका व्यू था कि 3-4 स्टॉक्स उनमें आप खरीदारी कर सकते हैं, ये और लिक्विडेटिव हो गया, और ज़्यादा नीचे मिल रहे हैं ये स्टॉक्स, या फिर कोई चिंता की बात है, कुछ ट्वीक करेंगे अपने आप जो पहले के अनुमान थे? जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए संदीप जी, यहाँ पर जो आज की गिरावट है वो एक्सचेंजर के गाइडेंस की वजह से आई है। बट अगर आप क्लोजली वॉच करें तो 3 to 5% का गाइडेंस था, वहाँ पर 3 to 4% का है। तो उन्होंने जो बेस लाइन था उनका वो नहीं घटाया, अपर एंड को घटाया। बट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 3.5% से 4% के आसपास ही ग्रोथ आ सकती है। साथ ही में आप देखेंगे तो जो एआई डिमांड बढ़ रही है, तो वहाँ पर जो कोर आईटी बिजनेस है वहाँ पर थोड़ी गिरावट आ सकती है। बट मार्केट अभी वो भी फैक्टर इन नहीं कर रहा है संदीप जी। देखिए एआई के वहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ चुकी है, वहाँ पर काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अब वहाँ से अब एआई अभी थोड़ा सस्ता है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, एआई का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, एआई का कॉस्ट भी बढ़ना शुरू होगा। तो आई थिंक हम लोग जो मान रहे हैं कि वहाँ पर जो पुराने आईटी बिजनेसेस है वहाँ पर भी थोड़ा डिमांड क्रिएट हो सकता है। नॉट जो पहले का था, अब थोड़ा क्रिएट हो सकता है। साथ ही में आप देखेंगे तो जो हमने कंपनी स्पेसिफिक बात की थी, अब जो कंपनीज इनोवेशन कर रही है, जो कंपनीज रिस्क लेके अपने अधिग्रहण ज़्यादा कर रही है, जैसे कोफोज के हमने लगातार बात की, कोफोज का मैनेजमेंट काफ़ी अग्रेसिव है, उन्होंने काफ़ी सारे अधिग्रहण किए, उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री इतने खराब मार्केट में भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो आप आज कोफोर का आप चार्ट देखेंगे तो सबसे जो आईटी स्टॉक्स गिरे उसमें सबसे कम गिरा है, क्योंकि वो एक पार्ट है आईटी का, तो यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आती है। अगर आईटी में डाउन ट्रेंड ना होता तो आज कोफोर करीबन 1800 से 2000 के अराउंड ट्रेड करता होता। परसिस्टेंट सिस्टम में हमारा कई बार रुझान रहा है। टीसीएस में हमने बताया कि यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और एचसीएल टेक में आप देखेंगे तो जो इंडियन ओरिजिन आईटी कंपनी थी, वहाँ जो एआई कंपनी थी, वहाँ पर उन्होंने अपना एक स्टेक लिया है। तो ये कंपनीज एक अच्छा काम कर रही है और वहाँ पर उनका एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव है। तो बिल्कुल 2 to 3 ईयर का एक विजन है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप निफ्टी आईटी बीज में आप खरीदारी कर सकते हैं अगर आपको बड़ा रिस्क नहीं लेना है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक जाना है तो ये 3-4 स्टॉक्स हमने बताए, वहाँ पर आप गिरावट पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टांस हमारा संदीप जी वही है। आई थिंक Q1 के अर्निंग्स एक बार डिलीवर हो जाएंगे, तब मार्केट थोड़ा सेटल हो जाएगा। और जो एक डर बना हुआ है कि आईटी कंपनीज के अर्निंग्स अभी भी खराब हो सकते हैं, आई थिंक Q1 की अर्निंग्स के बाद, यानी 10-15 डेज के बाद, 15 जुलाई के बाद, आप समझिए कि निफ्टी आईटी में एक बॉटम आउट का प्रोसेस बन सकता है और वहाँ से 10 to 15% का एक हम रैली देखने को मिल सकती है। तो आप कह रहे हैं कि टीसीएस, परसिस्टेंट, कोफोर्ज और चौथा नाम आपने क्या लिया? एचसीएल टेक्नोलॉजी। तो पहले आपने ओएफएसएस कहा था, तो एचसीएल टेक नया आ गया या फिर आपने रिप्लेस कर दिया ओएफएसएस को? ओएफएसएस तो बिल्कुल है संदीप जी, और वहाँ पर एक करेक्शन भी मीनिंगफुल आ चुका है। करीबन हमने 10,200 के अराउंड बताया था। अगर कोई गिरावट आती है तो आप या 93-9400 के अराउंड आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ओएफएसएस भी आप ऐड कर सकते हैं। हमने एचसीएल ऐड किया है, जो कि उनका जो अभी लेटेस्ट जो एक्विजिशन है वहाँ पर उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसकी वजह से एचसीएल में भी हम पॉजिटिव है। और यहाँ से आप देखेंगे तो काफ़ी मीनिंगफुल गिरावट भी आ चुकी है। तो यहाँ से 10-15% के बाउंस यहाँ पर आराम से हमें मिल सकते हैं। बट बिल्कुल आपका जो नजरिया है वो शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल आप 12 to 24 मंथ्स का एक नजरिया बना के आप रख सकते हैं यहाँ पर। 12 से 24 महीने, यानी कि 1 से 2 साल का कम से कम नजरिया रखिए। एचसीएल टेक एआई को लेकर काफ़ी एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। आज भी आप देखें तो खबर है कि चेन्नई में एआई इनोवेशन जोन इन्होंने लॉन्च किया है। एंटरप्राइजेस के लिए ये लॉन्च किया गया ताकि जो इंटेल के एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो कंपनी के एआई सॉल्यूशंस हैं वो उनको डेवलप और डिप्लॉय करने में एंटरप्राइजेस को मदद मिले। तो एचसीएल टेक अपने आप को एआई की तरफ काफ़ी तेज़ी से मूव कर रही है। अब सारी कंपनियां ही मूव कर रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैसे होगा या कौन इस हिसाब से अपने आप को एआई में अच्छे तरीके से या टाइमली ढाल पाएगी,
ये देखने वाली बात होगी। तो 12 से 24 महीने का नज़रिए रखिए, 15 जुलाई के आसपास हो सकता है कि आईटी सेक्टर आपको बॉटम आउट होता हुआ नज़र आ सकता है। महेश सर, एक बार एचपीसीएल देखिए। एचपीसीएल पर नैन्सी जी का सवाल आया, कह रही हैं कि क्या मैं एग्जिट कर दूं एचपीसीएल पर 396 रुपये के आसपास, और अपना पैसा क्या मैं अदानी पोर्ट्स में मूव कर दूं 1800 रुपये के आसपास। इसमें कह रही हैं कि मुझे ज़्यादा कन्विक्शन नज़र आ रहा है। ये कन्विक्शन हमारा भी अदानी पोर्ट के अंदर अच्छा खासा है। मुझे लगता है कि अदानी पोर्ट और ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है, बट एचपीसीएल का अपना एक अलग से लेगेसी है, डिविडेंड प्ले है, तो वो एक अपना अलग ही स्टैंड है। तो वहाँ पे मार्केट का रिएक्शन जो है ऑयल की प्राइसेस को लेके रहता है, बट अदानी पोर्ट प्रिफर्ड है। टेक्निकल सेटअप भी काफी बढ़िया है, हमारे कुछ अच्छे खासे रिपोर्ट्स भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों का अलग अलग स्टैंड से आपको स्विच करना है तो 60-70% स्विच करिए, 30% रखिए। कभी कभार हो सकता है कि ओएमसी परफॉर्म करे तो यहाँ पे भी परफॉर्म करे, कर सकते हैं। तो स्विच करना है तो डेफिनेटली थोड़ा एक अमाउंट ऑफ कॉर्पस किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। वरुण जी, ये साथ में ये भी पूछ रही हैं कि मुझे लग रहा है कि अल्कोहल वाले स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, तो क्या मैं एसोसिएटेड अल्कोहल्स में खरीदारी कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए यूके के साथ हमारी जो एफटीए साइन होने वाली है और 15 जुलाई से जो डील लागू हो जाएगी, तो लिकर स्टॉक्स अपने जो टेक्सटाइल स्टॉक्स में वहाँ पर काफ़ी अच्छी रुझान है। यहाँ पर एलाइड एसोसिएट, अगर आप एसोसिएट अल्कोहल बेवरेजेस पर आपको रुझान है, तो यहाँ पर जो चार्ट है वो काफ़ी नेगेटिव है, यहाँ भी डाउन ट्रेंड में है। एक बेस बिल्डिंग चल रहा है, करीबन 804 का सपोर्ट लिया है, बट अभी भी स्टॉक अपने 200 SMA के नीचे है। अगर आपको लिकर स्पेस में बने रहना है तो मेरी सलाह रहेगी आप रेडिको खैतान आप देखिए। रेडिको खैतान में एक फ्रेश ब्रेकआउट है, अपना नया 52 हाई पे चल रहा है और एक स्टॉक काफ़ी मोमेंटम में है। और यहाँ पर एक काफ़ी बढ़िया एक बेस बना है करीबन 3390 का। 3390 के यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अभी रिसेंट ब्रेकआउट हुआ है करीबन 3650 के ऊपर। तो अगर कोई गिरावट आती है, अपना सपोर्ट रेस्ट टेस्ट करने आता है यहाँ पर, इसी लेवल पर अगर आपको एंट्री करनी है तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। और दूसरा स्टॉक जो है यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड स्पिरिट पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे मूव्स है। अपने 200 SMA के अराउंड यहाँ पर एक सपोर्ट, माफ कीजिए, रेजिस्टेंस ले रहा है, बट यहाँ पर एक अच्छी कंसोलिडेशन के साथ है। और यहाँ पर भी एक अच्छा बेस है करीबन 1230 के अराउंड। 1230 के स्टॉप लॉस के साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी आप एंट्री कर सकते हैं। एक हल्का सा रेजिस्टेंस है 1350 के ऊपर। अगर 1350 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है, करीबन 1400 से लेकर 1450 के टारगेट यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी बन सकते हैं। 1400 से 1450। सर, मुझे रेडिको खैतान के 3734 पे कोई लेता है तो टारगेट स्टॉप लॉस एक बार प्लीज़ बता दीजिए दोबारा। जी बिल्कुल। यहाँ पे देखिए संदीप जी, रेडिको खैतान के अंदर टारगेट बताना मुश्किल है, क्योंकि आप देखेंगे तो अभी एक अनचार्टेड टेरिटरी में है, अपने लाइफ हाई के अराउंड यहाँ ट्रेड कर रहा है। गिरावट आती है 3650 के अराउंड, आप एंट्री कर सकते हैं। और अमूमन आप देखा गया है कि जब भी स्टॉक अपना लाइफ हाई निकालता है कंसोलिडेशन के बाद, तो 10 to 15% का एक मूव यहाँ पर हमें मिलता है। तो करीबन 3950 से लेकर 4000 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस 3390 अगर आपका लंबा नजरिया है तो रख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है तो करीबन 3550 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। परफेक्ट, ठीक है, ओके। तो ये वरुण जी की राय है कि आप रेडिको खैतान और ABS ये एसोसिएटेड अल्कोहल्स की बजाय अगर आप USL यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स खरीदें तो ज़्यादा बेटर है। महेश सर, अंबर एंटरप्राइजेस में आज हमने देखा जहां खुला वहीं पे टॉप बन गया, ओपन हाई बन गया। आज खबर आई कि ओप्पो के साथ इन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग करार किया है, तो ओप्पो के, रियलमी के, वन प्लस के जो फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो ये कंपनी भारत में बनाएगी। तो उसका इम्पैक्ट हमने स्टॉक में शुरुआती रुझान में तो ज़रूर देखा, लेकिन टिक नहीं पाया। मार्केट का मूड माहौल है उस वजह से सर, या फिर ये जो करार किया गया उसमें कुछ और इंटरनल्स भी हैं जो कि समझने वाली बात है? नहीं, देखिए ये इतनी बड़ी न्यूज नहीं है जितना आप शायद सोच रहे हैं। मेरे हिसाब से ओप्पो का टैप काफी सारी बाकी कंपनीज के साथ में तो नॉर्मल रूटीन न्यूज है। शायद मार्केट ने इसको ओवर ले लिया, तो उसके कारण से हो सकता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग इवेंट देखने को मिले। फंडामेंटल्स रिमेन बढ़िया है, अगर एक्यूमुलेट करना है तो किया जा सकता है। बट यहाँ पे एक अच्छा खासा लोअर लेवल से अच्छा खासा अप हो गया, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए जैसे ही आपको पता है मार्केट का ट्रेंड है, कोई भी न्यूज आती है तो प्रॉफिट बुकिंग ऑन न्यूज, वो ट्रेंड यहाँ पे भी काम कर रहा है। ठीक है। SBI पर वरुण सर आपकी राय दीजिए। SBI ने कल जो बोर्ड बैठक हुई थी पूंजी जुटाने के बाद 60,000 करोड़ रुपए FY27 के लिए जुटाने की बात की है। यहाँ पर रिकॉर्ड फंड रेजिंग की बात हो रही है इनकी ओर से। ये कह रहे हैं कि रुपी बॉन्ड्स और डॉलर बॉन्ड्स के जरिए, दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके जरिए ये पैसा जुटाएंगे, जिससे कैपिटल की स्थिति मजबूत होगी और घरेलू और विदेशी निवेशकों से ये रकम जुटाई जाएगी। SBI के लिए और बैंकिंग स्टॉक्स के लिए सर, वैसे भी जो FCNR डिपॉजिट्स को लेकर RBI की ओर से अप्रूवल आया था उसके बाद, अब क्या PSU बैंक्स पे ज़्यादा फोकस करें और उसमें भी छोटे या बड़े?
जी। एसबीआई पर अगर बात करें संदीप जी, तो यहाँ पर आप अर्निंग्स के बाद जो एज एक्सपेक्टेड नहीं थे, उसके बाद काफ़ी बड़ी गिरावट आई, करीबन 930 920 के जोन में यहाँ पर स्टॉक ने समय बिताया अपने 200 SMA के नीचे, और एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन भी दिया हमें 980 के ऊपर, और वहाँ से एक अच्छी रैली चल रही है। अब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट करीबन 1050 के अराउंड था, और उसी जोन पर यहाँ पर स्टॉक ने एक रैली दिखा दी है, और नीचे के जोन से आप देखेंगे तो एक स्ट्रेट अप मूव यहाँ पर आया, तो थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। अगर 990,000 के जोन में अगर एसबीआई हमें मिलता है वापस, तो यहाँ पर बिल्कुल ले सकते हैं, करीबन 980 975 का स्टॉप लॉस एक रेंज में रख सकते हैं, वहाँ पर 200 SMA भी है, तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। और यहाँ से निफ्टी PSU बैंक्स की अगर आप चार्ट की बात करें, तो वहाँ पर भी एक बुलिश रुझान है, बट जो नीचे से एक रैली आई है अपने 200 SMA से, एक शार्प रैली आई है, तो यहाँ पर निफ्टी PSU बैंक यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है। मेरा ध्यान संदीप जी निफ्टी प्राइवेट बैंक जो इंडेक्स है वहाँ पर जा रहा है। निफ्टी प्राइवेट बैंक्स इंडेक्स आप देखेंगे तो करीबन 2 ईयर से कंसोलिडेशन फेज में है। करीबन आप देखेंगे तो मार्च 2026 में एक जो लो लगी थी, उसके बाद यहाँ से एक काफ़ी बढ़िया एक रिवर्सल मिला है। साथ ही में अपना 200 SMA जो यहाँ पर रिटेस्ट किया है, और एक हायर बेस 25,800 के अराउंड यहाँ पर एक बिल्ड किया है। 27,500 का एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर यहाँ पर PSU माफ कीजिए निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स यहाँ पर चल रहा है, और एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो करीबन 30,000 का जो लेवल है निफ्टी प्राइवेट बैंक्स के अंदर आ सकता है। तो जो लेगार्ड्स प्राइवेट बैंक्स में थे, करीबन HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, जो नहीं चले थे करीबन 18-20 मंथ से, अब यहाँ पर एक अच्छा मूव आ सकता है। तो मेरा थोड़ा सा जो बायस है वो प्राइवेट बैंक्स की तरफ है, तो यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स जो है वहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए ठीक है, प्राइवेट बैंक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। बहुत शुक्रिया वरुण जी आपका आज अपना कीमती समय देने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई उसमें कोई डिस्क्लेमर? जी संदीप जी, आज 24 स्टॉक की चर्चा की, मेरी या फैमिली के पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो या कंपनी एडवाइजर के क्लाइंट के पास हमें चर्चा की हो सकती है। सिक्योरिटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर को आप ध्यान में रखें। शो में आमंत्रित करने के लिए खूब खूब धन्यवाद। हैप्पी वीकेंड।